हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर के चैप्टर वाइज जो है फैक्ट का, और उसमें हम देख रहे थे जो है परीक्षा मंथन के बुक का। ठीक है, तो इसमें आज 12th चैप्टर होगा जिसमें हम देखेंगे इंटरनेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट होंगे। इसके बाद इससे पूछे गए कुछ प्रश्न उत्तर होंगे, तो उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, जो वनडे एग्जाम्स हैं यूपी के, जहाँ भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, कैसे कार्य करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, संस्थाएं इससे संबंधित कौन कौन चीज़ हैं, और www जो कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसके बारे में पूरा विधिवत जानेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। अब देखिए, इंटरनेट बात करेंगे इंटरनेट की, तो इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो होता है वो इंटरनेशनल नेटवर्किंग का जो है शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इसका फुल फॉर्म बनता है इंटरनेशनल नेटवर्किंग। ठीक है, और यह जो है दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क के जो है विभिन्न संचार माध्यम के द्वारा आपस में जुड़ने से जो है एक विशाल और विश्वव्यापी जाल है, जो समान प्रोटोकॉल का जो है अनुपालन करके एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने में जो है संभव बनाते हैं। तो इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है, और यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है, जो दुनिया भर में फैले हुए पर्सनल है, सार्वजनिक है, शैक्षिक है, व्यापारिक है, सरकारी नेटवर्क के आपस में जुड़ने से जो है ये बनता है। इंटरनेट को हम आधुनिक युग के संदेशवाहक की संज्ञा दे सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके हम किसी भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, जिसमें डेटा है, टेक्स्ट है, ठीक है, ग्राफ है, और इमेज है, और ऑडियो है, वीडियो है, ये सभी जो शामिल होते हैं इनको हम पलक झपकते ही एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में भेज सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में रखी गई विशाल सूचनाओं में से वांछित सूचना भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। ठीक है, अब इंटरनेट में हम देखेंगे कि इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने इसका विकास किया, सर्वप्रथम किसके मन में विचार आया, फिर इसके बाद ये प्रारंभ कब हुआ, फिर आम जनता के लिए कब जो है इसको उपलब्ध कराया गया। तो ये सभी चीज़ें में हम इंटरनेट के विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट में हम जानेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटरनेट का विचार सर्वप्रथम जो एक थे प्रोफेसर जिनका नाम था जेसी लिक लाइडर। जेसी लिक लाइडर सर्वप्रथम इनके मन में विचार प्रस्तुत हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार किया था, और वो कब आया था विचार, 1962 में। ठीक है, 1962 में जो है इनके मन में स्थापना का विचार आया इंटरनेट से रिलेटेड। तो इसीलिए इन्हें हम इंटरनेट का जनक कहते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर जेसी लिक लाइडर हैं, जिनके मन में सर्वप्रथम विचार आया था स्थापना करने का 1962 में। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ, तो प्रारंभ अगर हम बात करेंगे तो 1969 ईस्वी में अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा अर्पानेट का विकास से प्रारंभ हुआ। अर्पानेट मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, इसका फुल फॉर्म बनता है, और इसके विकास से ये जो है प्रारंभ हुआ। और अर्पानेट जो है ये दुनिया का पहला नेटवर्क कहा गया इसलिए। ठीक है, अर्पानेट का प्रयोग जो है रक्षा विभाग में अनुसंधान व विकास कार्य के लिए किया गया था, और इसके बाद इसे सर्वप्रथम आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था 1989 में। ठीक है, 1969 के बाद 1989 में इसे आम जनता के लिए जो है ये इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। फिर इसके बाद इसी के टर्म में एक थे टिम बर्नर्स ली। इन्होंने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया, जो कि इसको HTML शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, HTML। जो इसका विकास इन्होंने 1989 में ही किया गया था। इंटरनेट में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सर्वप्रथम HTML का विकास याद रखिए किसने किया, तो उनका नाम था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म बनता है, 1989 में किया गया था। इसके बाद इसमें आया WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसके जनक भी टिम बर्नर्स ली को ही कहा जाता है, इन्होंने विकसित किया था 1989 में ही। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है इसका प्रस्ताव टिम बर्नर्स ली ने 1989 में दिया था, और इसी कारण इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं टिम बर्नर्स ली, इनको वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है, यानी WWW के ये जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इस पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि जो HTTP होता है, ठीक है, HTTP होता है, इसका नाम सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है TCP/IP।
टीसीपी आईपी, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है कि सेकेंडरी नियमों का जो है परिपालन किया जाता है, और वो किस पर किया जाता है, वो www पर ही किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का पहला जो आम प्रयोग किया गया था वो 6 अगस्त 1991 को सर्वप्रथम आम लोगों के लिए जो है ये प्रयोग में आने लगा था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अभी www के बारे में आगे हम विस्तृत बात करेंगे, लेकिन ये डेवलपमेंट में इसका प्रोग्रेस में इसका जो है योगदान रहा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फिर इसके बाद www पर ही मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर ही प्रयुक्त पहला ग्राफिकल जो वेब ब्राउजर था उसका नाम था मोज़ेक, ठीक है, उसका नाम क्या था, मोज़ेक था। जो मोज़ेक पर वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, जिसका विकास मार्क एंडरसन ने किया था 1993 में। कब किया था, 1993 में। किसके द्वारा किया गया था, तो मार्क एंडरसन थे, इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद इसमें इसी के अगले टर्म में जो विकास हुआ वो 1993 में सर्न, एक संस्था है सर्न, जिसका नाम है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो इन्होंने www को जो है क्या किया था, निःशुल्क उपलब्ध उपयोग के लिए जो है उपलब्ध कराया था 1993 में। 1993 के पहले www जो था यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब था, ये जो है निःशुल्क नहीं था, लेकिन 1993 में सर्न ने जो है ये इसको निःशुल्क उपलब्ध कराया था। फिर 1994 में इसी क्रम में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानक और प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्शियम यानी W3C की स्थापना किया गया था, ठीक है। W3C की स्थापना किया था, जिसका काम क्या था, www के लिए विभिन्न मानक और प्रोटोकॉल का विकास करना, ठीक है। इसके बाद अब आ जाता है कि जब ये दुनिया में हुआ तो भारत में कब हुआ, तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ जो हुआ था वो 15 अगस्त 1995 में हुआ था, और VSNL कंपनी थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, तो इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में जो है इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। 1995 में भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद इंटरनेट की कार्यप्रणाली की देखरेख करने के लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने का कार्य जो है, कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, इससे बात करने से पहले हम एक चीज इसमें देखेंगे जो है कि इंटरनेट कैसे कार्य करता है। तो देखिए, दुनिया भर के अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़ने से जो है इंटरनेट का निर्माण होता है। तो इंटरनेट जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। किस पर काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल है जिस पर जो है ये काम करता है इंटरनेट। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा होता है तथा विश्व के सभी सर्वर विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सर्वर अपने से जुड़े यूजर्स को मांगी गई सूचना या डेटा उपलब्ध कराता है। यदि मांगी गई सूचना उस सर्वर के पास उपलब्ध नहीं है तो वो उस सर्वर की पहचान करता है जहां वो सूचना जो है उपलब्ध है, और उस सर्वर से सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, ठीक है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए यह आवश्यक है कि सभी नेटवर्क एक समान नियमों का या फिर प्रोटोकॉल का उपयोग करें। ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्किंग के द्वारा टीसीपी आईपी के सेकंड द्विस्तरीय नियमों के परिपालन द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान सुविधाजनक बनाया गया, ठीक है। और इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो है पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूचनाओं का पैकेट बनाकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक है। इसी कारण एक ही संचार माध्यम का उपयोग करके विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये चीजें हो गई, और किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जो है सेवा लेनी पड़ती है, तो उस प्रकार वो इंटरनेट से कनेक्ट कराता है, ठीक है। इसके बारे में आगे जानेंगे। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इंटरनेट से संबंधित चीजें काम करती हैं, ठीक है। इंटरनेट से संबंधित चीजें जो है काम करती हैं, उसमें जो आपका पहला आ जाता है वो है ISOC, मतलब इंटरनेट सोसाइटी, इसको फुल फॉर्म कहते हैं। इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन हुआ था 1992 में, ठीक है। ISOC ये एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन 1992 में हुआ था। इसका काम क्या है, तो इंटरनेट से संबंधित जो स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, पॉलिसी हैं, इसका विकास करना और लोगों को इस संबंध में शिक्षित बनाना, ठीक है। इसका जो है ये कार्य है। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, कथन कार्य में भी आ सकता है। दूसरा जो संस्था है वो है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड यानी IAB जिसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये संस्थान जो है इंटरनेट सोसाइटी द्वारा निर्धारित जो नियम है उसके तहत इंटरनेट के लिए आवश्यक तकनीक और इंजीनियरिंग विकास का कार्य करता है ये,
ठीक है। इसके बाद तीसरा संस्थान है ICANN, मतलब कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, नेम्स एंड नंबर। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। यह जो है स्थापित संगठन जो है इंटरनेट पर आईपी एड्रेस और डोमेन नेम प्रदान करता है तथा उसके मानकों के निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद चौथी जो संस्था है वो है IRTF। IRTF मतलब इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है। यह संस्थान भविष्य में इंटरनेट की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अन्वेषण व रिसर्च को जो है बढ़ावा देता है। इसके बाद आ जाता है अगली संस्था IETF, जो जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, यह इंटरनेट मानकों का विकास करता है, उसके उपयोग को जो है प्रोत्साहित करता है। इस जो है संस्थान का यह उद्देश्य है। फिर छठी संस्था है W3C, जिसके बारे में बात किया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम जिसको कहते हैं, इसका गठन 1994 में किया गया था। ठीक है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक है टिम बर्नर्स-ली, इसके नेतृत्व में जो है ये काम करती है। तो इस प्रकार ये कुछ संस्थाएं हैं जो इंटरनेट से संबंधित चीजें हैं। अब इसके बाद अगली जो आ जाता है वो है इंटरनेट से कैसे जुड़ा जाए। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कुछ चीजें, किसी व्यक्ति के द्वारा इंटरनेट सेवा से जुड़ने के लिए जो है कुछ सॉफ्टवेयर और डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। उसमें पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होना एक आवश्यक है, एक मॉडेम होना आवश्यक है, मॉडेम यानी कि या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC को कहते हैं, ये होना आवश्यक है। संचार माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, जैसे टेलीफोन लाइन या विशेषीकृत लाइन या फिर प्रकाशीय तंत्र या फिर वायरलेस तकनीक आदि के द्वारा जो है उसका होना चाहिए संचार माध्यम। ठीक है, इसके बाद चौथा इसमें वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए और इंटरनेट सर्विस प्रदाता मतलब ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना जरूरी है। तो इन सभी चीजों को जोड़कर आप इंटरनेट से जो है जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। तो इंटरनेट पर जो प्रयुक्त कुछ प्रोटोकॉल हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो उसमें पहला जो प्रोटोकॉल आता है वो आता है TCP/IP, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या होता है, यह इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, पर चूंकि इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है था इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच जो है संचार स्थापित करते हैं। TCP/IP इंटरनेट जो है इसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेज स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है, जबकि किसी सूचना या डेटा को जो है किसी कंप्यूटर या सर्वर के द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे आईपी की, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये प्रत्येक पैकेट को एक विशेष एड्रेस देता है और उसके गंतव्य पहुंचाने के लिए जो है उसका रास्ता तय करता है। और जरूरी नहीं कि किसी एक सूचना के सभी पैकेट्स एक ही रास्ते से गंतव्य तक पहुंचे, बल्कि अलग अलग रास्ते से भी अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार इसका काम होता है। दूसरा जो प्रोटोकॉल है वो है SMTP, मतलब कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल जो है सामान्यतः अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय प्रोटोकॉल है वो ईमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ईमेल के लिए सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। इसमें यूजर्स के कंप्यूटर के मैसेज को ईमेल सर्वर तक और पुनः सर्वर से रिसीवर तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रोटोकॉल है HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म बनता है ये वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड करने के लिए जो है प्रयुक्त सर्वाधिक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। वेब सर्वर से यूजर्स तक वेब पेज का जो है ट्रांसफर इसी प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रोटोकॉल आता है FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, तो यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल होता है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जो जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। फाइल में आपका डेटा हो सकता है। ठीक है, फाइल में क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है। ठीक है, आपका ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। तो ये सभी चीजें जो होती हैं आपकी FTP के माध्यम प्रोटोकॉल के माध्यम से इधर से उधर ट्रांसफर होती हैं। फिर अगला प्रोटोकॉल है गोफर प्रोटोकॉल क्या है, तो यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट्स को खोजता है, प्राप्त करता है, उन्हें जो है डिस्प्ले करता है। तो ये काम कौन करता है, गोफर प्रोटोकॉल करता है। अगला प्रोटोकॉल है टेलनेट की बात करेंगे तो यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करता है।
टेलनेट प्रोग्राम के द्वारा दो अलग अलग स्थान पर स्थित कंप्यूटर को दूरसंचार नेटवर्क के द्वारा आपस में जोड़कर रिमोट कंप्यूटर के डेटा और फाइलों का उपयोग किया जा सकता है। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो टेलनेट के द्वारा हम रिमोट कंप्यूटर का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे उसी कंप्यूटर के सामने बैठे हों। इसमें लोकल कंप्यूटर पर जो है टाइप किया गया कमांड रिमोट कंप्यूटर पर क्रियान्वित किया जाता है और रिमोट कंप्यूटर पर होने वाले प्रोसेसिंग तथा उससे परिणाम को लोकल कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखा जाता है। तो ये काम जो होता है वो टेलनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाता है डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके बारे में बात करेंगे तो इसको W3 भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको वेब भी कह सकते हैं। और यह इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी सेवा है। www पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट्स के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, ये अगर हम बात करेंगे तो ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड करने के लिए ये HTTP का प्रयोग करता है। ठीक है, इसमें और www ने इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना जो है आसान बनाया है तथा इंटरनेट को जो है इंफॉर्मेशन हाईवे के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तो www की अगर हम बात करेंगे जनक कौन है तो उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, और इसमें कुछ प्रयुक्त भाषाएं हैं जो इस्तेमाल की जाती है। उसमें HTML भाषा हो गई, XML भाषा हो गई, XHTML हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया और PHP भाषा हो गई। तो इतनी प्रकार की भाषाएं जो है प्रयोग की जाती हैं। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म बनता है, ये एक क्या है लैंग्वेज है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को तैयार करने के लिए जो है ये प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होता है HTML। ठीक है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें XML की तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। और ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त लैंग्वेज है। XML लैंग्वेज में डेटा स्टोर करने तथा उससे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर करने की जो है इसमें प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, XML भाषा में डाटा स्टोर करने तथा डेटा ट्रांसफर पर जोर देता है। इसके बाद है XHTML मतलब एक्सटेंसिबल HTML हो गया। मतलब इस सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में HTML तथा XML दोनों भाषाओं की विशेषता जो है समाहित होती है। फिर आ जाता है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा बनाया गया है तो ये कंपनी है, उसका नाम है सन माइक्रो सिस्टम। क्या नाम है? सन माइक्रो सिस्टम, जो जिसने इस भाषा को निर्मित किया है। विकसित सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में करा जाता है। ठीक है, फिर PHP आ गया, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर की बात करेंगे तो प्रारंभ में इसे पर्सनल होम पेज कहा जाता था। ठीक है, पर्सनल होम पेज, तो उसी के नाम पर जो है ये PHP बना था, शॉर्ट फॉर्म पर्सनल होम पेज। बाद में हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया गया नाम इसका। तो ये एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग डायनेमिक वेब पेज के विकास में किया जाता है। इस भाषा का विकास जो है वो किया था रैसमस लैंडोर्फ ने। ठीक है, रैसमस लैंडोर्फ ने किया था। कब किया गया था? 1994 में इसका विकास किया गया था। PHP जो है एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इस भाषा का प्रयोग HTML भाषा के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। फेसबुक और याहू की वेबसाइट जो है किसमें तैयार की गई तो PHP में ही तैयार किया गया। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि फेसबुक और याहू जो है ये किस भाषा में तैयार किया गया तो PHP, याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम देखेंगे डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो देखिए डोमेन नेम सिस्टम जो होता है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को सर्वर के द्वारा एक विशेष जो है अंकीय एड्रेस होता है। ठीक है, विशेष अंक का क्या होता है? एड्रेस होता है। तो जिसे क्या कहते हैं? IP एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, IP एड्रेस जो होता है ये क्या होता है? ये इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस को उसकी पहचान के लिए विशेष अंक दिया जाता है जिसको हम कहते हैं IP एड्रेस। और हर कंप्यूटर का IP एड्रेस अलग अलग होता है क्योंकि उसी कंप्यूटर का क्या होता है? वो पहचान होता है। ठीक है, यह जो अंक एड्रेस होता है न्यूमेरिकल एड्रेस इंटरनेट से जुड़ने पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाता है। और विश्व भर में इंटरनेट से जुड़े किसी दो कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या होता है? एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह होता है IP एड्रेस। जैसे आपके अगर हम बात करेंगे तो IP एड्रेस की में होता है IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसका प्रयोग IP एड्रेस के लिए अभी तक किया जा रहा है। इसमें एड्रेस के जो होते हैं वो कितना होता है? 32 बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है। IPv4 में 0 से लेकर 255 तक के अंकों का 4 समूह का सेट होता है जिसमें 3 डॉट द्वारा अलग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 173.225.0.14
तो इस प्रकार आपको जो है नंबर लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो ये होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती संख्या के कारण जो है 32 बिट एड्रेस जो है कम पड़ने लगा है। इसी कारण अब इसका वर्जन 6 लाया गया है, IPv6, ठीक है। IPv6 इंट्रोड्यूस किया गया, विकास किया गया, जो कि इसमें एड्रेस के लिए 128 बिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 128 बिट का नंबर का प्रयोग होता है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुल 2 की पावर 128 128 आईपी एड्रेस प्रदान किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें IPv6 में 4 हेक्साडेसिमल अंकों का 8 समूह होता है, जिसे कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। तो इस प्रकार 2 चीजें होती हैं। तो ये आपका हो गया आईपी एड्रेस। तो डोमेन नेम सिस्टम में जो है एड्रेस होता है और जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। इस अंकीय एड्रेस को याद रखना कठिन कार्य है। तो दूसरी तरफ कंप्यूटर सर्वर केवल बाइनरी अंकों वाले अंकीय पता का ही पहचान कर सकता है। तो इस समस्या के हल के लिए डोमेन नेम सिस्टम यानी कि डीएनएस का जो है प्रयोग किया गया और डीएनएस संख्याओं में से बने आईपी एड्रेस के शब्दों से बने डोमेन नेम में बदल देता है, जो याद रखने उपयोग करने में आसान होता है। डोमेन नेम सिस्टम के सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित आईपी एड्रेस का स्टोर होता है, संग्रह होता है, ठीक है। जब हम किसी वेब ब्राउजर पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम उसके आईपी एड्रेस में बदल देता है, ताकि सर्वर उस कंप्यूटर की पहचान करके उससे संपर्क स्थापित करे। अब डोमेन नेम सिस्टम की बात करें तो देखिए, इसमें एक होता है डोमेन नेम। सिर्फ डोमेन नेम जो होता है, नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष यूनिक नाम दिया जाता है, उस साइट का उस एड्रेस होता है, और किसी भी 2 वेबसाइट का डोमेन नेम एक समान नहीं हो सकता। तो डीएनएस सर्वर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलकर वेबसाइट की पहचान करता है, ठीक है। अब कुछ डोमेन नेम जो उदाहरण जान लीजिए, जैसे कि आपका हो गया google.com, तो ये आपका डोमेन नेम हो गया। इसके बाद आता है yahoo.com, ये भी आपका क्या होगा डोमेन नेम है। yahoo.co.in करके होता है, ये भी आपका डोमेन नेम होगा। तो ये हो गया आपका डोमेन नेम, ठीक है। नेम एक्सटेंशन की बात करेंगे तो डोमेन नेम में अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसमें एकमात्र विशेष कैरेक्टर जो होता है हाइपन, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हाइपन। तो डोमेन नेम में हाइपन का प्रयोग किया जाता है। डोमेन नेम का अंतिम भाग जिसे डॉट के माध्यम के बाद से लिखा जाता है, तो उसके बाद जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, या फिर अगर हम बात करेंगे तो कोई देश यानी कि कंट्री को इंगित करता है, और इसे डोमेन इंडिकेटर या टॉप लेवल डोमेन यानी कि TLD कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? TLD कहा जाता है। तो कुछ टॉप लेवल डोमेन है नेम है जो है टॉप लेवल डोमेन यानी TLD एक्सटेंशन कुछ है, जैसे कि अगर आपको कहीं EDU मिला हुआ लिख जाए तो इसका मतलब ये एजुकेशनल से संबंधित है, ठीक है। एजुकेशनल से संबंधित चीज़ें कहने की बातें उसमें मतलब कही जा रही है, EDU लिखा है। अगर आपको कॉम लिखकर मिला हुआ होता है तो इसका मतलब कि कॉमर्शियल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल पर्पज है, कॉमर्शियल डोमेन नेम है, ठीक है, कॉमर्शियल। फिर आपको लिखा हुआ कहीं मिलता है ORG, तो ORG मतलब कोई संस्था हो गई, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब होता है। इसके बाद अगला जो एक्सटेंशन है डोमेन नेम का वो है GOV GOV मतलब गवर्नमेंट चीज़ें हैं, ठीक है, सरकारी गवर्नमेंट चीज़ें हो जाएंगे। गवर्नमेंट के बाद हो गया आपको MIL कहीं मिला हुआ लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब वो मिलिट्री से रिलेटेड हो गया, मतलब सैन्य संगठन से रिलेटेड हो गया, MIL हो गया। इसके बाद नेट आपको लिखा मिल जाता है, नेट मतलब नेटवर्किंग से संबंधित चीज़ें हैं, नेटवर्किंग से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आपको INT लिखा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब कि इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों की बात हो रही है उसमें, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल की बात हो रही है। इसके बाद INT के बाद CO अगर लिखा है तो इसका मतलब कोई कंपनी के बारे में बात हो रही है, COO एक कंपनी का एक्सटेंशन है। फिर आपका INFO लिखा है, इन्फो, तो इन्फो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में उसमें बातें हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड उसका एक्सटेंशन, इन्फॉर्मेशन का ये मतलब कि क्या है? एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन डोमेन नेम के, जो आपको पूछा जा सकता है कि एग्जाम में। इसके बाद कंट्री कोड के डोमेन नेम टॉप लेवल डोमेन होते हैं, जैसे कि इंडिया के लिए IN का प्रयोग किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम के लिए UK का प्रयोग किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए US का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है इसमें अगला, देखते हैं पॉइंट है जो URL है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म बनता है
जो कि ये वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का जो है ये स्पेसिफिक एड्रेस उस वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया यूआरएल का परिभाषा। यूआरएल अगर हम बात करेंगे तो वेब ब्राउजर का उपयोग करके किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर उसका यूआरएल टाइप करते हैं। यूआरएल में डोमेन नेम शामिल होता है तथा इसमें शब्द, अंक या विराम चिन्ह हो सकते हैं। ठीक है, किसी वेबसाइट में प्रत्येक वेब पेज का अपना अलग अलग यूआरएल होता है और इसे टाइप करके सीधे उस वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। अब किसी भी यूआरएल में क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें आपका आ जाता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नाम होता है। ठीक है, कॉलन तथा 2 स्लैश होते हैं, मतलब कि इस प्रकार बने होते हैं। सर्वर का नाम पता होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो फाइल का नाम होता है। ठीक है, सर्वर के नाम पता में आपको मिल जाता है, उसमें होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम भी कहा जाता है इसको, और इसमें www वेबसाइट का डोमेन नेम तथा टॉप लेवल डोमेन नेम इसमें शामिल होता है। तो ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता यानी कि डायरेक्टरी पाथ जिसको कहते हैं, ये भी इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, लास्ट में फाइल का नाम होता है। यूआरएल के उदाहरण जैसे कि आपने टाइप किया होगा www.google.com। ठीक है, इस प्रकार आप टाइप करते हैं। तो इसमें इसके पहले जब आप एड्रेस बार में देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ होता है आगे एच टी टी पी, फिर 2 बिंदी, फिर इसके बाद स्लैश, इस प्रकार लगा रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे स्लैश लगता है, फिर HTML लिखा रहता है, फिर स्लैश लगता है, फिर index.html लिखा रहता है। तो इस प्रकार आपका ये एक कंप्लीट जो है यूआरएल हो गया। अब यहाँ पे यूआरएल में खाली स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्पेस जो होता है यूआरएल में नहीं प्रयोग किया जाता है। ये आपको कथन कार्य में प्रयोग पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, यूआरएल में स्पेस का प्रयोग नहीं होता है। इसमें प्रयोग तो फॉरवर्ड स्लैश फाइल के डायरेक्टरी पाथ को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये इसका जो है हो गया। अब URL रिसोर्स जो आइडेंटिफायर होता है, इसके बारे में URI क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। URI यानी इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये जो होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम और उसकी स्थिति बताता है। URI में URL का कुछ या पूरा हिस्सा शामिल होता है। ठीक है, URL सूचना की स्थिति तथा उसे प्राप्त करने का जो है मार्ग बतलाता है। तो URL जो होता है केस सेंसिटिव होता है, अतः किसी वेबसाइट पर URL टाइप करते समय बड़े अक्षर तथा छोटे अक्षर को विशेष ध्यान रखना होता है। और URI में क्या होता है कि सूचना या फाइल का नाम या स्थिति दोनों होता है। तो ये हो गया URI। अब इसके बाद हम देखते हैं वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है, तो वेब ब्राउजर जो होता है इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www का प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यूजर्स के लिए जो है उपलब्ध कराता है। ठीक है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP पर कार्य करता है। ये किस पर कार्य करता है, तो HTTP पर कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। वेब ब्राउजर का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना जो है ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है। सर्फिंग के दौरान URL, हाइपरलिंक या ब्राउजर पर बने नेविगेशन टूल की सहायता से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउजर हैं जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर पहला है, और यह है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। यह विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वेब ब्राउजर है। दूसरा आ जाता है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स, इसका विकास मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा ही किया गया था, और यह है वेब ब्राउजर का प्रयोग विंडोज, लाइनक्स तथा मैकन्टोस आदि ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है इसका प्रयोग। ठीक है, ये जो है फ्री वेब ब्राउजर है, इसके लिए कोई आपको फीस या पैसे चुकाने नहीं पड़ते हैं। फिर तीसरा आ जाता है इसमें ओपेरा। ओपेरा जो है ओपेरा सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है। ये मोबाइल फोन और पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के प्रयोग में लोकप्रिय रहा है। इसके बाद आता है एप्पल सफारी, मतलब कि सफारी वेब ब्राउजर का विकास जो है एप्पल कॉर्पोरेशन के द्वारा 2007 में किया गया था, और यह है मैकोन्टिस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है शामिल रहता है। इसका प्रयोग आईफोन तथा आईपैड में किया जाता है। फिर आता है गूगल क्रोम। यह गूगल कंपनी के द्वारा 2008 में, ठीक है, इसका विकसित किया गया था वेब ब्राउजर जो अपने बेहतर सुरक्षा प्रावधानों और हाई स्पीड के लिए जो है ये लोकप्रिय है।
तो ये हो गए कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र जिनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे कि ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, ठीक है। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र क्या होता है, इसके बारे में हमने बात किया था मतलब शुरुआत में कि क्या होता है, तो उसी के बारे में हम देखेंगे। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र ये क्या होता है, तो ये जो होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम कहते हैं GUI का प्रयोग करते हैं इंटरनेट पर वेब पेज को जो है एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में यूजर्स और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच अंतर संबंध इंटरफेस या ग्राफ्स या फिर आइकॉन्स या फिर नीले रंग के टेक्स्ट के द्वारा इसको स्थापित करते हैं, और मोज़ेक को पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कहा जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मोज़ेक के बारे में बात हुई थी, तो ये जो है पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है, तो ये याद रखिएगा। वेब ब्राउज़र कैसे कार्य करता है, तो यह वेब ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध किसी वेब पेज को इंटरनेट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार वेब ब्राउज़र जो होता है इंटरनेट पर किसी वेब पेज की खोज करने वाला जो है सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तो अगला हम देखते हैं होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन की अगर हम बात करेंगे, सर्च इंजन की अगर हम बात करेंगे तो सर्च इंजन जो होता है ये वेब पेज के टाइटल अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का जो है सूचनाओं का जो उसमें अथाह भंडार है जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित हैं, तो जिसको इंटरनेट की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें अगर हमें कुछ देखना हो तो उसके लिए सर्च इंजन प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर्च इंजन कुछ प्रमुख सर्च इंजन है जैसे कि आपका पहला हो गया गूगल, ठीक है। तो गूगल पर डालकर हम कोई भी चीज़ें देख सकते हैं, तो गूगल एक सर्च इंजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक हो गया याहू, याहू भी सर्च इंजन है। एक है ask.com, ये भी क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। इसके बाद एक आ जाता है अल्टा विस्टा, ये भी एक गूगल की तरह ही सर्च इंजन है। गूगल बहुत ज़्यादा प्रचलन में जो सभी लोग को जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, तो उसी प्रकार ये सारी चीज़ें हैं। अल्टा विस्टा हो गया, एक है अर्कुट, ठीक है। तो ये सारी क्या है, सर्च इंजन के नाम है। सर्च इंजन के द्वारा हम सूचना को खोजते हैं। वेब ब्राउज़र के एड्रेस बॉक्स में सर्च इंजन का पता टाइप करते हैं और सर्च इंजन के मेन पेज से सर्च बॉक्स में वांछित सूचना से जो है संबंधित कीवर्ड और फ्रेज टाइप करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करेंगे आगे, तो सर्च इंजन कीवर्ड्स के आधार पर संक्षिप्त संबंधित वेबसाइट की सूची प्रदर्शित करता है। अगला हम बात करें तो एक होता है टर्म ऑपरेटर। टर्म ऑपरेटर जो होता है सर्च इंजन पर वांछित वेब पेज को खोजना प्रभावी और आसान बनाता है। कुछ प्रचलित टर्म ऑपरेटर हैं जैसे कि उसमें आ जाता है एंड प्लस, ये टर्म ऑपरेटर है, ठीक है। एंड प्लस क्या है, एक टर्म ऑपरेटर है, ये दो कीवर्ड्स के बीच एंड या फिर प्लस लगाने पर सर्च इंजन पर उन सभी वेब पेज को डिस्प्ले करेगा जिनमें दोनों कीवर्ड होते हैं। एंड सर्च इंजन का डिफॉल्ट ऑपरेटर है, तो इस प्रकार ये हो जाता है। इसके बाद एक आ जाता है दूसरा, इसमें आ जाता है टर्म ऑपरेटर में और, ठीक है, और या फिर स्लैश, इससे जुड़े शब्दों को खोजने पर सर्च इंजन उन सभी वेब पेज को प्रदर्शित करता है जिनमें दोनों कीवर्ड में से कोई एक शब्द हो, तो वो इस प्रकार सर्च करता है। इसके बाद टर्म ऑपरेटर है नॉट। नॉट टर्म ऑपरेटर है जो माइनस यानी हाइपन लगाया जाता है, ये हो जाता है नॉट टर्म। तो ये क्या होता है, दो कीवर्ड के नॉट से जुड़े होने पर सर्च इंजन उन वेब पेज को प्रदर्शित करता है जिनमें पहला शब्द हो पर नॉट से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द ना हो, तो वहां पर अगर आप नॉट यानी कि हाइपन अगर लगा देंगे तो उस प्रकार ये सर्च आपको करके दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है उसमें एक होता है फ्रेज सर्च। फ्रेज सर्च, ठीक है, फ्रेज सर्च। फ्रेज सर्च क्या होता है, उसमें डबल इन्वर्टेड कामा लगा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो शब्दों को रखा जाता है, इससे सर्च इंजन उस वेब पेज को प्रदर्शित करेगा जिसमें पूरा फ्रेज एक साथ उपलब्ध हो। तो ये इसके कुछ मतलब होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक टर्म अब अगला हम देखेंगे वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड होता है वो स्पेसिफिक सिंबल होता है जिसका प्रयोग किसी सूचना या वेब पेज को खोजने के दौरान कीवर्ड के साथ किया जाता है। वाइल्ड कार्ड किसी करेक्टर या एक से अधिक करेक्टर के समूह को इंगित करता है, जैसे कि प्रश्न चिन्ह हो गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, या फिर एस्टेरिक स्टार, इस प्रकार स्टार हो गया है, ठीक है। ये सभी क्या है, वाइल्ड कार्ड के उदाहरण है। तो आपको वाइल्ड कार्ड जानना है
कि वाइल्ड कार्ड के उदाहरण क्या है, तो स्टार है, क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, ये सभी वाइल्ड कार्ड के उदाहरण है। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैश टैग लगता है, ये भी वाइल्ड कार्ड का उदाहरण, ठीक है। एक कैरेक्टर है हैश टैग का, ये भी वाइल्ड कार्ड के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है कीवर्ड में। तो ये चीजें हो गई। सर्फिंग, एक टर्म होता है सर्फिंग। सर्फिंग क्या होती है? सर्फिंग जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर अपने पसंद की सूचना की खोज में एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना जो है क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है, ठीक है। तो सर्फिंग क्या होता है? बिना किसी सही दिशा और उद्देश्य के एक पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंचना ही सर्फिंग कहलाता है, ठीक है। एक टर्म होता है हिट्स, इसमें इंटरनेट में हिट्स क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए वेब सर्च इंजन पर उस वेब पेज का टाइटल या कुछ मुख्य शब्द यानी कि कीवर्ड टाइप किया जाता है। सर्च इंजन इसके परिणामों की एक सूची जो है आपको डिस्प्ले करेगा, जिसे हिट्स कहा जाता है, ठीक है। एक इसमें इसी के टर्म में आता है पुश मैसेज, ठीक है। पुश मैसेज ये क्या होता है? पुश मैसेज की अगर हम बात करेंगे तो ये सामान्यतः इंटरनेट के जरिए कोई वेब पेज या फाइल अपने कंप्यूटर पर प्राप्त करने के लिए सर्वर को इसका रिक्वेस्ट भेजा जाता है। इसके बाद वेब पेज या फाइल को सर्वर से कंप्यूटर तक पुल या खींचा जाता है और इसे डाउनलोड भी कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरी तरफ पुश मैसेज के सर्वर द्वारा कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर बिना किसी अनुरोध के पुश या धकेला जाता है और इस तकनीक का उपयोग करके सर्वर के द्वारा यूजर्स को सूचना, अपडेट या एसएमएस भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है पिंग। पिंग क्या है? छोटे छोटे शब्दावलियां हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। पिंग जो है इंटरनेट पर कंप्यूटर तथा अन्य उपकरणों की जांच है, जो यह बताता है कि कंप्यूटर या उपकरण सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये होता है पिंग का काम, ठीक है। इसके बाद आता है मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन की अगर हम बात करेंगे तो मेटा सर्च इंजन जो होता है ये सर्च टूल होता है। क्या होता है? सर्च टूल है जो इंटरनेट पर किसी सूचना को खोजकर वेब पेज की सूची दर्शाने के लिए अन्य सर्च इंजन से प्राप्त परिणामों का प्रयोग करता है, ठीक है। मेटा सर्च इंजन यूजर से इनपुट लेकर उसे अन्य सर्च इंजन को भेजता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम आगे बात करेंगे भारत में इंटरनेट, ठीक है। भारत में इंटरनेट के बारे में जानेंगे। तो भारत में इंटरनेट मतलब इंटरनेट इन इंडिया, इंटरनेट इन इंडिया कैसे विकास हुआ, कैसे विकसित हुआ? तो 80 के दशक में, ठीक है। भारत में 80 के दशक में इंटरनेट का आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 80 के दशक में इंटरनेट का आरंभ हुआ जब अर्नेट, अर्नेट ERNET, ठीक है, जब अर्नेट के माध्यम से भारत के 5 प्रमुख संस्थानों को जोड़ा गया। अर्नेट क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, एंड रिसर्च नेटवर्क, रिसर्च नेटवर्क। तो ये इसके माध्यम से 5 संस्थानों को भारत का जोड़ा गया। बाद में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बना, NIC को कहा गया। इसके द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालय को प्रशासनिक सुविधा के लिए नेटवर्क से जोड़ा गया। वर्तमान में NIC सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। भारत में जन सामान्य इंटरनेट की सेवा का आरंभ जो हुआ था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1995 को सर्वप्रथम जो है इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? VSNL द्वारा। VSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद देखते हैं IoT। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। IoT आपके सिलेबस में है, BPO के एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली विभिन्न वस्तुओं, भौतिक वस्तुएं जैसे कि फिजिकल डिवाइस कह सकते हैं, उसमें एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब जुड़ा हुआ कंप्यूटर स्थापित करके उन्हें आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जा सकता है ताकि वह मानवीय हस्तक्षेप के बगैर एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करके संवाद स्थापित कर सकें। तो इंटरनेट के द्वारा आपस में जुड़े दुनिया भर के लाखों भौतिक उपकरणों से बिना नेटवर्क इंटरनेट की अगर हम बात करेंगे तो वो कहलाता है क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब IoT कहलाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े एक डिवाइस से प्राप्त डाटा का उपयोग दूसरे संबंधित डिवाइस को नियंत्रित एवं संचालित करने तथा इंटरनेट पर रियल टाइम निर्देश देने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग भविष्य में भौतिक उपकरणों को स्वचालित बनाने, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी विकसित करने, फैक्ट्री या अस्पताल आदि के मशीनों को इंटरनेट से नियंत्रित करने आदि में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है।
इसके बाद हम फैक्ट देख लेते हैं वन लाइनर टाइप का, इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम इसको समाप्त करते हैं। अब देखते हैं इंटरनेट की उत्पत्ति जो है खोजी जा सकती है, किससे खोजी जा सकती है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 4 और वहाँ पे आपका ऑप्शन एक होगा अर्पानेट, तो अर्पानेट से खोजी जा सकती है। इंटरनेट क्या है, तो कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय जाल है वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, इन सभी के बारे में बातें हो गई हैं। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, तो इंटरनेट कहलाता है। इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी अर्पा किसके विकास के लिए उत्तरदायी है, तो इंटरनेट के लिए भी उत्तरदायी है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, एक संगठन जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जुड़ने और अन्य संबंधित सेवाओं को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है वो क्या है, आईएसपी है। ठीक है, W3C का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्शियम इसका पूरा नाम है। ठीक है, टेलनेट क्या है, तो एक टेस्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये सभी के बारे में बातें हो गई हैं। वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर पहचान करता है, किसका पहचान करता है, किसी खास लिंक या वेबसाइट का ये जो है पहचान करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है HTTP का फुल फॉर्म, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनता है। इंटरनेट में क्या प्रयोग होता है, तो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पे IP का अर्थ क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला पॉइंट है दो या अधिक कंप्यूटर के बीच सूचनाओं के संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल का समूह जो डाटा पैकेट को इंटरनेट पर एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है वो क्या है, तो TCP/IP है। ठीक है, किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो HTTP है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो TCP/IP है। ठीक है, TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला पॉइंट है कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो विश्व के लाखों कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब भी है। किसी वेब पेज पर स्थित वो शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है वो हाइपर लिंक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो किस भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर बनाए गए जो डॉक्यूमेंट है उसको वेब पेज पर जो है प्रकाशित कर सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं, तो HTML में सेव किया जाता है। WWW के आविष्कारक का नाम क्या है, तो टिम बर्नर्स-ली नाम है उनका। HTML का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट्स जो बनाए गए डॉक्यूमेंट्स उसके लाभ क्या है, तो उस डॉक्यूमेंट को सभी ब्राउजर द्वारा डिस्प्ले किया जा सकता है, यह इसका एक लाभ है। HTML का पूरा नाम तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन नेम में किसका प्रयोग करेगा, तो .edu का प्रयोग करेगा। ठीक है, सभी डोमेन नेम के बारे में बातें हो गई हैं तो उसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर किसका प्रयोग करेगा, तो URL का प्रयोग करता है। प्रॉफिट बिजनेस के लिए किस प्रकार के डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है, तो वो .com होता है। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है तो वो URL में होता है। ठीक है, एक विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान URL करेगा। URL क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट्स का क्या है, एड्रेस है। इंटरनेट में DNS का पूरा नाम क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। DHCP का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए करते हैं। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बनता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। किसी संगठन के वेबसाइट का .com कौन सा अंश सूचित करता है, तो इसका मतलब ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है, यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu .us लिखा है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कि ये अमेरिका की एक शिक्षा संस्था है। ठीक है, URL में HTTP का क्या मतलब होता है, तो ये देखिए अगर हम बात करें तो एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। वेब साइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर पहचान स्थापित करता है, किसका, तो एक विशिष्ट वेबसाइट का जो है पहचान स्थापित करता है। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है तथा उस डिवाइस की पहचान करता है, जो जैसे गली का पता, घर आदि की पहचान करता है, तो वो होता है IP एड्रेस। सभी वेबसाइट या वेब पेज को आपने एक समयावधि में देखे होते हैं कि जानकारी मिल जाती है, तो वो होती है हिस्ट्री लिस्ट से। ठीक है, हिस्ट्री लिस्ट से आप सभी चीज़ों को वहाँ से आप देखे गए वेबसाइट या समयावधि जिस समयावधि में देखें वो सभी वहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाती है। ब्राउजर क्या है, तो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। वेब सर्वर पर किसी वेबसाइट को देखने के लिए यूजर्स किसको क्या भेजता है, तो रिक्वेस्ट भेजता है। विंडो एक्सप्लोरर क्या है, तो एक वेब ब्राउजर है। अगला पॉइंट है किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन से कमांड की आवश्यकता होती है, तो रिफ्रेश कमांड की आवश्यकता पड़ती है।
किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है, तो वो हो जाएगा वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर्स की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो सर्च इंजन कहा जाता है। वो सर्च इंजन जो इंफॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है, तो मेटा सर्च इंजन कहलाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि किसके उदाहरण हैं, तो ये वेब ब्राउजर के उदाहरण है। अगला पॉइंट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा जो प्रदान करता है वो इंटरनेट ब्राउजर होता है। ठीक है, लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो उसको क्या कहा जाएगा, गूगल। तो इसी से गूगल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर कौन सा है, तो वो है गूगल क्रोम। वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउजर क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। होम पेज किसी वेबसाइट का क्या है, तो ये प्रथम पेज होता है। ठीक है, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है, तो वेब पेज कहा जाता है। इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं डाउनलोड की प्रक्रिया। ठीक है, एक ही ब्राउजर विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा जो प्रदान करता है, तो वो होता है टैब रो। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है वो क्या कहलाता है, तो सर्च इंजन कहलाता है। किसी वेब पेज पर जाने के लिए उस वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं, तो वो कहाँ पर टाइप करते हैं, तो ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप करते हैं। एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं हिट्स। ठीक है, ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+W से हम किसी टैब को बंद कर सकते हैं। कहाँ पर, ब्राउजर में। अगला पॉइंट देखते हैं, तो एक कंप्यूटर जिसे यूजर कंप्यूटर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं क्या कहलाता है, तो उसको सर्वर कहते हैं। एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों का डेटा स्टोर करता है वो सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, तो किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, तो वो क्या होता है, तो सर्वर कंप्यूटर होता है। किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर क्या कहलाता है, तो डाउनलोडिंग कहलाता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, तो सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यानी IPv6 में एड्रेस की लंबाई कितनी होती है, तो 128 बिट होती है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसको IP एड्रेस कहते हैं। वह प्रोग्राम जिस पर किसी कीवर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए किया जाता है, तो वो सर्च इंजन होता है। इंटरनेट क्या है, तो विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ होता है, तो वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसको होस्ट कंप्यूटर कहेंगे। एक वेबसाइट कलेक्शन क्या है, तो वेब पेजेस का वेबसाइट कलेक्शन होता है। ठीक है, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी या प्रथम या मेन वेब पेज को क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहते हैं। किसी वेबसाइट एक्सेस करने के सबसे पहले जो पेज दिखाई उसे क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को इस प्रकार घुमा घुमा कर पूछते हैं। इंटरनेट से जुड़ा एक ऐसा कंप्यूटर जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है, इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है, वो क्या कहता है, तो वेब सर्वर कहलाता है। सर्वर कंप्यूटर वह होते हैं जो किससे जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है, तो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, डेटा इंक्रिप्शन की प्रक्रिया को OSI मॉडल के किस लेवल के अंतर्गत निष्पादित किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन के लेवल के अंतर्गत निष्पादित करते हैं। अधिकांश वेबसाइट में एक मुख्य पृष्ठ होता है जो बाकी वेब पेज के लिए द्वार का काम करता है, इसे क्या कहा जाता है, तो होम पेज कहा जाता है। नेटवर्कों का समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है उसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट क्या है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जिसका प्रयोग डेटा और सूचना ट्रांसफर में किया जाता है। नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर किसका उपयोग करता है, तो प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। कौन सा संचार प्रोटोकॉल वेब आधारित सूचना प्राप्त करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक निर्धारित करता है, तो वो HTTP होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसे वेब भी कहा जाता है, जिसमें करोड़ों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है WWW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को वेब भी कहा जाता है। एक अन्य दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स या वेब पेज जिस पर संबंधित इंफॉर्मेशन स्थित होते हैं उससे जुड़ना क्या कहलाता है, तो उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। इससे जुड़े शब्द या चित्र पर माउस पॉइंटर को ले जाने पर उसका आकार हाथ के आकार का हो जाता है, उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है,
सर्च इंजन को अधिक इंफॉर्मेशन देकर छोटा और अधिक उपयोगी सर्च रिजल्ट प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं सर्च को रिफाइन करना। क्या कहते हैं? सर्च को रिफाइन करना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बस इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी जाल यानी WWW के आविष्कार तथा प्रवर्तक कौन है, उनका नाम क्या है? तो ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने इसका जो आविष्कार किया था, इन्हें इनका जनक कहा जाता है। तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 1989 में इसका इन्होंने विकास किया था। याहू, गूगल, MSN क्या है? तो ये तीनों अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेट साइट है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सर्च इंजन का भी काम करती हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है, इसमें आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे इस प्रकार। ठीक है, समुद्र में मछली पकड़ने का जाल तो बिल्कुल नहीं हो सकता इंटरनेट। ठीक है, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा ये भी नहीं हो सकती। अगला इसमें जो ऑप्शन है वो है रेल लाइनों में रेल के डिब्बे के हिसाब रखने वाली पद्धति, ये भी गलत है। तो डी पार्ट ही सही हो जाएगा। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का जाल है या तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पद नहीं है? एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप, मॉडेम। तो यहाँ पे बाइनरी कोड भी होता है, मॉडेम भी होता है और कंप्यूटर के टर्म में चिप भी होता है, एनालॉग नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेन दिया गया है कि बाइनरी कोड, चिप व मॉडेम का सीधा संबंध कंप्यूटर से है। एनालॉग का प्रयोग कंप्यूटर में तो किया जाता है, पर यह शब्द पूर्णतः कंप्यूटर से जुड़ा नहीं है, इसलिए एनालॉग इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो दिखाई पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं उसको? होम पेज कहते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो नेटवर्कों का नेटवर्क उसको कहते हैं इंटरनेट, जो कि दिया गया डी पार्ट में। तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। ठीक है, तो ये डोमेन नेम सिस्टम में डोमेन नेम जितने भी हैं उन सभी के बारे में बात हुआ है, चर्चा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है .com जहाँ लिखा हुआ मिलता है, मतलब कि कॉमर्शियल पर्पज दर्शाएगा यहाँ पे। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, आर्कुट भी है, लेकिन साइंस डायरेक्ट जो है सर्च इंजन नहीं। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 उच्च शोध परियोजना अभिकरण निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे तो इंटरनेट के विकास के लिए ये मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो है ये इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है वेब अस्तित्व में कब आया? तो वेब अस्तित्व में आया कहाँ पर, ये मतलब किस देश में आया था? तो ये अमेरिका में सर्वप्रथम आया था। वेब मतलब वही WWW, तो ये कहाँ पर आया था सर्वप्रथम? तो अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया गया था। आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.us लिखा है तो यह क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो इसका मतलब है ये अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है। ठीक है, ईडीयू मतलब एजुकेशनल और यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें उसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड चीजें होंगी तो EIN आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट को कहा जाता है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका नाम क्या है? तो वो है TCP/IP। इसके बारे में बहुत बार चर्चा होगी। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं HTML का फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म बनता है। वेब पेज पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी वेबसाइट के मेन पेज को पहचानता है तो वो होता है URL का काम यही होता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। चलिए कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर के द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो वो कौन सा प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है? तो उस प्रोटोकॉल का नाम है जो है HTTP। यहाँ पे दिया गया है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यह आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन वेब सर्वर होता है। चलिए URL में HTTP होता है, यहाँ पे www डॉट डैश क्या है में HTTP होता है। यहाँ पे क्या होता है HTTP ये बताना। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा?
तो उसके लिए हम HTML के रूप में उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, सभी वेबसाइट तथा वेब पेज को जो आपने एक समय अवधि में देखे होते हैं उसकी जानकारी जो है कहाँ से मिल जाती है, तो हिस्ट्री लिस्ट से मिल जाएगी। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ब्राउजर क्या है, तो ब्राउजर की बात करेंगे तो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने को प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं उसको, डाउनलोडिंग कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट की पहचान करता है, तो किसकी पहचान करेगा, तो यहाँ पे हमें आंसर बताना, ठीक है। 5 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा, वो वेबसाइट की पहचान करता है। आंसर सी ऑप्शन राइट है। किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन से बटन दबाया जाता है, तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे रीलोड के लिए, तो इसके लिए हम बटन, इसमें से अगर देखा जाए तो रिफ्रेश बटन होता है जो कि ई पार्ट में दिया गया है, तो ई पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट में www का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश वेबसाइट में एक मेन पेज होता है, मुख्य पृष्ठ होता है, जो बाकी वेब पेज के लिए डोरवे का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है होम पेज। क्या कहते हैं उसको, होम पेज कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इंटरनेट के जनक के रूप में इनमें से अगर देखा जाएगा तो उनका क्या नाम है, तो विंड सर्फ को इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर ई ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। ई ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक डक गो क्या है, डक डक गो क्या है, इसके बारे में बताना है। तो डक डक गो जो है एक प्रकार का ये सर्च इंजन है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एक सर्च इंजन के रूप में है, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है इसमें से, तो जंक ईमेल की अगर हम बात करेंगे तो वो जाता है स्पैम में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल, मनोरंजन जैसी सेवाएं जो है कौन प्रदान करती हैं इनमें से, तो वो काम अगर हम बात करेंगे इनमें से तो कौन प्रदान करती है, तो यहाँ पे पोर्टल जो लिखा है पोर्टल के माध्यम से प्रदान होती है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी की संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 32, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है होम पेज। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो उनका नाम है टिम बर्नर्स ली। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। डक डक गो क्या है, तो अभी ऊपर बात हुई है इसके बारे में, सर्च इंजन है, तो आंसर ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन फिर पूछा, होम पेज हो जाएगा। आंसर ए पार्ट है, ठीक है। अपने ब्राउजर को सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका जो है वो होता है बुकमार्क, ठीक है। बुकमार्क जो है एक तरीका है। आंसर बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे है कि संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्ट यानी VOLTE मतलब कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है, तो यहाँ पहला दिया गया है कि LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपरीत किया जाता है, जबकि VOLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपरीत किया जाता है। दूसरा है LTE डेटा ओनली तकनीक है और VOLTE जो है वॉइस ओनली तकनीक है। अब यहाँ पे हमें बताना कि सही उत्तर क्या है इसका, ठीक है। इसका सही दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर एक सही है या तो फिर दो सही है, ठीक है। तो सही उत्तर का प्रयोग करिए, केवल एक केवल दो। इसके बाद यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है एक व दो दोनों या फिर ना तो एक ना तो दो, तो यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन ही सही है, ना तो एक ना तो दो मतलब दोनों सही नहीं है, ठीक है। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, मतलब LTE को साधारणतः 3G के रूप में नहीं देखा जाता है, ठीक है। बोल्ट को लिखा गया है कि 3G के उन्नत संस्करण के रूप में देखा जाता है, ये भी गलत है। इसके बाद LTE डेटा ओनली तकनीक है, भी गलत है, ठीक है। और वोल्ट जो है ये भी वॉइस ओनली तकनीक है, तो ये भी गलत। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जिसका संचालन किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? इनमें से साइबर अपराध इनमें से कौन सा नहीं? फिशिंग साइबर अपराध होता है, साइबर स्टॉकिंग भी होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी होती है, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग करना यह साइबर अपराध नहीं है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं? इनमें से ओपेरा ब्राउजर है, ठीक है। गूगल एप्स जो दिया गया ये ब्राउजर नहीं है। बाकी मोजिला फायरफॉक्स भी है, विवाल्डी भी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 41, वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जानते हैं? तो वेब क्रॉलर को हम वेब स्पाइडर के रूप में भी जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, वेब स्पाइडर नहीं होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे वेब क्रॉलर। तो वेब क्रॉलर जो होता है ये, हाँ, वेब स्पाइडर ही सही है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे सी होना चाहिए इसके बारे में तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 41 का सी पार आंसर यहाँ पे सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के स्टोर को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है वो है ब्राउजर। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन राइट है। गूगल क्या है? अगला प्रश्न है, गूगल की अगर हम बात करेंगे तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जो लोग नए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं पर ही होता है एंड। अगले जो वीडियो में हम मिलेंगे तो उसमें हम बात करेंगे नेटवर्क और डेटा सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम देखेंगे। तो आप लोग इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे कि तुरंत आपको उसमें नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अब नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी में आपका हैकर के बारे में बात करेंगे, फिशिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्रैकर क्या होता है, मालवेयर, वार्म, ट्रोजन हार्स, मतलब जितने भी एंटीवायरस हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में देखा जाएगा क्या क्या चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जानने को हो, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।